वेलकम गाइस। जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। आज से टाइप्स ऑफ फॉल्ट हम कवर करने वाले हैं। तो पहला जो फॉल्ट है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा होता है? लाइन टू लाइन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और इतना जान लीजिए कि जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है तो हमारे सामने क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो मान लेते हैं जनरेटर है हमारा, जनरेटर का पहला फेज, और जो जनरेटर है हमने क्या माना हुआ है, स्टार कनेक्टेड। तो ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। एक स्टार कनेक्टेड जनरेटर है हमारे पास जहां से 3 टर्मिनल्स निकलते हैं, जिसमें से ये है टर्मिनल ए जिससे करंट जा रही है आई ए, ये है टर्मिनल बी जिससे करंट जा रही है आई बी, और ये है टर्मिनल सी जिससे करंट जा रही है आई सी। यहाँ पे जो ईएमएफ है वो है ई ए माइनस प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, सिमिलरली ये है माइनस, ये है प्लस, और इसे भी मान लीजिए ये ई ए और ई ए है। करेक्ट। अब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या है कि एक लाइन टूट के ग्राउंड पे गिर गई, लाइन जो है वो ग्राउंड से टच हो गई। तो हम क्या मानते हैं कि जो ए फेज है उसका वोल्टेज वी ए है, जो बी फेज है उसका वोल्टेज वीबी है, और जो सी फेज है उसका वोल्टेज वीसी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो लाइन ए है वो टूट के जमीन पे गिर गई लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंतर। तो यहां से फॉल्ट आया, और ये फॉल्ट का जो इम्पीडेंस है, बीच में कुछ इम्पीडेंस हम लगा देते हैं। मान लेते हैं कि जिस फॉल्टी पाथ से करंट पास हो रही है उसका इम्पीडेंस है ZF, उसका इम्पीडेंस मान लेते हैं हम ZF। तो यहां से पूरा का पूरा वायर टूट के यहाँ जमीन पे गिर गया। तो अब ये करंट ये पाथ से होके ग्राउंड में चली जाएगी, अब इससे आगे नहीं जाएगी। करेक्ट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब मुझे बताइए फॉल्ट आने के बाद, व्हेन फॉल्ट ऑकर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम फॉल्ट की एनालिसिस करते हैं तो हम लोड को क्या मान लेते हैं, ओपन सर्किट। हम ये मान लेते हैं कि लोड हमारा लगा ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी करंट लोड से ना पास होके जमीन में या फॉल्टी पाथ से होके जमीन में चली जाती है, लोड तक नहीं पहुंचती। तो लोड को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारा लोड ही नहीं लगा है तो आईबी करंट क्या हो जाएगी, जीरो। आईसी करंट क्या हो जाएगी, जीरो। बट क्या आई ए करंट जीरो होगी? बिल्कुल भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि आई ए करंट ही तो हमारी फ्लो हो रही है फॉल्टी पाथ से, यही आई ए। क्योंकि जो ए लाइन है, ए फेज वाली लाइन है, वही जाके जमीन पे गिरी है। तो जो पूरी की पूरी करंट होगी वो इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड में चली जाएगी। तो जो फॉल्टी करंट ग्राउंड में जा रही है वो आई ए करंट ही है। तो आई ए करंट नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पे आई ए को जमीन पे गिरता हुआ दिखाया है, आप चाहो तो आई बी और आई सी को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या यहाँ से आप वी ए की वैल्यू निकाल सकते हो? ये जो वोल्टेज वी ए है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कैसे निकालते हैं। तो ये वी ए का वोल्टेज कितना होगा इस जेड एफ के अक्रॉस ड्रॉप। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए जेड एफ। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। अब हम बनाते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉर करंट। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉर करंट, और हम कौन सा फेज ले रहे हैं, ए फेज। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का मैट्रिक्स आई ए जीरो, आई ए वन, आई ए सॉरी ये आई ए टू मान लेते हैं, ये हो जाएगा आई ए टू।
कैसे बनता है इनवर्स? अगर हम लेते हैं 1/3, याद करिए प्रीवियस लेक्चर्स, 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा आई ए आई बी आई सी, करेक्ट। बट हम क्या जानते हैं, जब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया तब आई ए सॉरी आई बी और आई सी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। आई ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, याद रखिएगा। आई बी और आई सी क्या हो गए हमारे? जीरो। तो इस मैट्रिक्स में आई ए को छोड़ के आई बी और आई सी की वैल्यू को क्या कर दीजिए? जीरो। तो फिर से हमारा मैट्रिक्स बनेगा आई ए जीरो, आई ए वन, आई ए टू इज इक्वल टू 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा वाला टर्म मैट्रिक्स कैसे बना, ये सारी चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा आई ए, अब आई बी जीरो हो जाएगा, आई सी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करें, व्हेन वी सॉल्व दिस मैट्रिक्स, when we solve this matrix, इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो आई ए नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? आई ए अपॉन 3, आई ए वन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आई ए अपॉन 3, आई ए 3 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? सॉरी आई ए टू, बार बार मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ? आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। आई ए नॉट, आई ए वन और आई ए टू, ये हो जाएगा आई ए अपॉन 3। अब ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट है ए फेज करंट के, राइट? आई ए नॉट, आई ए वन, आई ए टू। अब ये नेगेटिव सीक्वेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई ए टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो यहाँ पे हमें अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट मिल रहा है आई ए टू। आई ए वन तो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, आई ए जीरो क्या है? नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट। और जीरो सीक्वेंस करंट तभी प्रेजेंट होगा जब आपका ग्राउंड प्रेजेंट होगा। तो हमारा ग्राउंड प्रेजेंट है फॉल्ट में ही, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, यानी कि हम ग्राउंड से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई जीरो सीक्वेंस करंट हमें मिल रहा है। यहाँ पे एक और चीज अगर आप चाहो तो ऐड कर लेना कि जो न्यूट्रल है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से विथ इम्पीडेंस Zn, जिसकी वजह से यहाँ पे आई एन करंट जा रही है, राइट? इसे आप लिख सकते हो। तो ये पता चल गया कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट, पहले तो हमारे पास एक ही करंट थी आई ए, फिर हमने इसको एनालाइज करने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट। ये स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई ए नॉट नेगेटिव सीक्वेंस करंट, आई ए वन दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, आई ए टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट, तीनों करंट किसके बराबर है? आई ए बाई 3 के। तो यहां से नोट लिखिएगा, ऑल सीक्वेंस करंट्स आर सेम, सीक्वेंस currents are same in line to ground fault। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सारी सीक्वेंस करंट क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो अब मुझे बताइए, सीक्वेंस करंट सारी की सारी सेम है, यानी कि जो सीक्वेंस नेटवर्क होगा वो किसमें कनेक्ट होगा? सीरीज में। नोट 2, सीक्वेंस नेटवर्क is connected in series, क्योंकि सारे सीक्वेंस करंट आपस में सेम है। सेम कब होंगे? जब सारे सीक्वेंस नेटवर्क एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे, राइट? तो
पहले हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के लिए अलग अलग सर्किट बना रहे थे। मैंने आपको बना के बताया था पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। बट यहाँ पे सारे सीक्वेंस को हम एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सारी सीक्वेंस करंट क्या है, सेम है। तो सीक्वेंस नेटवर्क यहाँ पे कैसा बनेगा, सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बन जाएगा, चलिए देखते हैं बना के। और जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ पॉसिबल है, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो ईएमएफ हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो नहीं लेते। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, करेक्ट। फिर हम बनाएंगे जीरो या नेगेटिव सीक्वेंस मान लीजिए, नीचे वाले को जीरो सीक्वेंस मान लीजिए। तो जीरो सीक्वेंस का रिएक्टेंस आप मुझे वैल्यू बताइएगा बस, ये जीरो सीक्वेंस का रिएक्टेंस है और हमने इसे कनेक्ट कर दिया, घबराइए मत, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, एक एक करके मैं समझा दूंगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया 3ZF से। अब आप मुझे बताएंगे, आप चेक करिए, जो IA करंट है वो पास हो रही है EA से, तो ये वाला फेस पूरा का पूरा हमें उठा के यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस EA1 और ये क्या हो जाएगा Z1। यहाँ से करंट कौन सी फ्लो हो रही है, IA1। यहाँ तक हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जो इम्पीडेंस है हम मान लेते हैं Z2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे करंट फ्लो हो रही है IA2। नीचे वाला जो डायग्राम है उसे हम मान लेते हैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का जो इम्पीडेंस है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो से। करंट मान लेते हैं कितनी फ्लो हो रही है, IA0। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ग्राउंड इन्वॉल्व है, यहाँ पे ग्राउंड इन्वॉल्व है। तो न्यूट्रल का रिएक्टेंस, या अगर हमारे पास न्यूट्रल का जो इम्पीडेंस है वो Zn दिया गया है, तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस कितना हो जाता था, याद करिए प्रीवियस लेक्चर। अगर न्यूट्रल का इम्पीडेंस Zn है तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 3Zn, 3 टाइम्स हो जाता था, याद करिए। तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3Zn। मतलब जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस Z0 के साथ ये 3Zn सीरीज में आ जाता है, राइट, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के केस में। और ये पूरा पूरा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, 3ZF के साथ। अब ये 3ZF कहाँ से आया, ये जो तीनों नेट सीक्वेंस नेटवर्क है हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए क्योंकि जो तीनों सीरीज करंट थी उसकी वैल्यू बराबर थी IA/3। अब ये 3ZF हमने कहाँ से लिया, यहाँ पे नॉर्मली VA आना चाहिए था क्योंकि सारे के सारे जो, आपको ऊपर दिखा देता हूं मैं, सारा का सारा जो सिस्टम है वो इस VA वोल्टेज से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, करेक्ट। ये एक सिस्टम बन गया VA वोल्टेज से। बट हमने VA की जगह क्या शो किया हुआ है, आई सॉरी 3ZF, VA की जगह पे हमने 3ZF शो किया हुआ है, ऐसा क्यों। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो VA है वो है IA/ZF के बराबर। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, VA इज इक्वल टू IA/ZF, आप देख सकते हो, ये देखिए VA इज इक्वल टू IA/ZF। और एक चीज देखिए, यहाँ से IA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से IA की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ IA0, इतना ही होगा। एंड वी नो दैट IA is equal to 3 times of IA0, इक्वेशन सेकेंड। अब आप एक काम करिए, जो IA है
इसकी वैल्यू 3 आई ए नॉट है, उसको यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आई ए नॉट जेड एफ। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3 जेड एफ। तो हम बोल सकते हैं इस पूरे के क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी ए। सेम बात है, क्योंकि यहाँ से करंट आ रही है आपकी आई ए वन, ये है करंट आई ए टू, और ये करंट है आई ए जीरो। तीनों करंट सेम है, ऊपर हमने देखा था। आई ए जीरो इज इक्वल टू आई ए वन इज इक्वल टू आई ए टू। मतलब हम मान सकते हैं यहाँ से करंट कितनी जाएगी, आई ए जीरो। तो ये जो वी ए के वी ए वोल्टेज होगा जो कि ड्रॉप है 3 जेड एफ के क्रॉस, वो कितना हो जाएगा, आई ए नॉट 3 जेड एफ। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 जेड एफ का इम्पीडेंस एज्यूम किया है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो चलिए, अब आप मानते हो कि जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है सीक्वेंस नेटवर्क में, यही हमारी फॉल्ट करंट है। तो अब आई ए वन, आई ए टू और आई ए जीरो तीनों सीक्वेंस करंट बराबर है। तो ऊपर वाले सर्किट से हम आई ए वन की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस है एक हमारे पास, तो ई ए, तो आई ए, और आई ए की वैल्यू किसके बराबर है, ऊपर चेक करिए, अपना नोट्स चेक करिए, 3 आई ए वन। तो इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ई ए डिवाइडेड बाई जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस 3 जेड एन प्लस 3 जेड एफ। ये फॉर्मूला हमें मिल गया फॉल्ट करंट इन द केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। फॉल्ट करंट फॉर एलजी फॉल्ट, राइट। अब हम निकालते हैं शॉर्ट सर्किट एमवीए। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए हर फॉल्ट का अपना खुद का शॉर्ट सर्किट एमवीए होगा। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए शॉर्ट सर्किट एमवीए से आप क्या समझते हो। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट कब होता है, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब फॉल्ट होता है। जब भी फॉल्ट होगा हमें शॉर्ट सर्किट मिलेगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आपको बताया लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा था, यानी कि एक लाइन टूट के जमीन पे गिर गई, यानी कि लाइन और ग्राउंड शॉर्ट हो गए। तो फॉल्ट के केस में हमें शॉर्ट सर्किट मिल रहा है। एमवीए क्या होता है, एमवीए होता है एपरेंट पावर, यानी कि पावर। तो शॉर्ट सर्किट के केस में कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है जनरेटर से फॉल्ट तक, या जनरेटर से जो भी शॉर्टेड पाथ है वहां से करंट तो फ्लो हो रही होगी, मतलब पावर फ्लो हो रहा है। तो जनरेटर से लेके फॉल्ट तक कितना पावर फ्लो हो रहा है, या यूं कहें कि जनरेटर कितना पावर फॉल्ट को सप्लाई कर रहा है, वही होता है शॉर्ट सर्किट एमवीए। तो शॉर्ट सर्किट एमवीए है तो एपरेंट पावर, एपरेंट पावर क्या होता है, एस इज इक्वल टू ई ए आई ए कॉन्जुगेट। तो अब मुझे बताइए S is equal to, we know that I A conjugate या फिर I A is equal to 3 I A नॉट, ये हमने ऊपर देखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसे 3 E A I A वन कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और I A वन कॉन्जुगेट की वैल्यू हमें पता है, I A वन की हमें वैल्यू पता है, कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 3 से I A वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, S की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 E A multiplied by EA conjugate divided by Z1 plus Z2 plus Z0 plus 3ZN plus 3ZF का होल कॉन्जुगेट, करेक्ट।
तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, तो अगर हम कॉन्जुगेट हटाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एंगल कंसीडर करते हैं हमें एंगल यहाँ पे पता भी नहीं है, राइट। तो जो कॉन्जुगेट है वो एंगल को इफेक्ट कर रहा है और हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3Zn प्लस 3ZF। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। बट हमने क्या कंसिडर किया था ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन विल बी नो लोड कंडीशन, क्योंकि लोड को हम कंसीडर ही नहीं करते जब फॉल्ट आता है। तो जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या फिर जितना भी ईएमएफ जनरेटर जनरेट करेगा वो पूरा का पूरा हमें टर्मिनल पे मिलेगा, और हम पर यूनिट की कंडीशन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 एंगल 0, राइट। या डायरेक्टली आप पर यूनिट की कंडीशन, यानी कि हम ईएमएफ को रेटेड वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ईए को हम 1 लिख सकते हैं। या अगर दूसरी तरह से आप समझना चाहो तो कहीं पे भी अगर हम किसी भी फॉर्मूले को पर यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर आपने ईएमएफ को रेटेड लिया है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा 1। अगर करंट को रेटेड माना है आपने तो करंट क्या हो जाएगी 1 इन द केस ऑफ पर यूनिट। तो इन पर यूनिट फॉर रेटेड ईएमएफ ईए इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ईए तो 1 हो गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3Zn प्लस 3Zf। अब ये हमें मिल गया पर यूनिट में। तो एक यूनिट के लिए जो एपरेंट पावर है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। बट अगर हमें एमवीए में चाहिए, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एपरेंट पावर चाहिए, तो क्या होता है हम जानते हैं कि पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ये पर यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ पावर। तो अगर हम इसे एस एक्चुअल लेते हैं तो क्या हो जाएगा एस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एस बेस। तो अगर हम पर यूनिट वैल्यू को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ पावर मिल जाता है। तो एस एक्चुअल इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू क्या है हमारी Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3Zn प्लस 3Zf मल्टीप्लाइड बाई बेस पावर। तो हमें एक्चुअल पावर मिल जाएगी और एक्चुअल अपरेंट पावर की यूनिट क्या हो जाएगी MVA। यहाँ पे जो पावर हमने निकाला था ये यूनिट लेस थी, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू हमेशा यूनिट लेस होती है। तो इसको हमने बेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये एक्चुअल वैल्यू मिल गई जिसकी वैल्यू होगी MVA में। तो दो फॉर्मूले इसमें से आपको याद होने ही चाहिए, एक ये वाला एक्चुअल एपरेंट पावर ट्रांसफर, या इसे हम बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट MVA फॉर LG फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में शॉर्ट सर्किट MVA का फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में फॉल्ट करंट का फॉर्मूला। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कवर करते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट, और पहले नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे, उसके बाद हम चलेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट पे। सो थैंक यू वेरी मच।